चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। अब देखिए इसके बाद आगे। तो फ्लूइड में सबसे पहले फ्लूइड क्या है ये थोड़ा सा जानते हैं। कोई भी चीज़ जो बह सकती है, फ्लो कर सकती है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं और इसमें लिक्विड और गैसेज आते हैं क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। दूसरा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो फ्लूइड वो सब्सटेंस है, मैटर की वो स्टेट है जो टेंजेंशियल फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता है, विदस्टैंड नहीं कर सकता है। तो अब हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये जब खत्म होगा उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विद हीट। हीट में 5 चैप्टर हैं, छोटे-छोटे हैं। एक थर्मोमेट्री है, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर। तो छोटे ही टॉपिक हैं, ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कवर हो जाता है। और अगर क्लास का ड्यूरेशन हम बढ़ा के चलते हैं, 2 घंटे लेके चलते हैं तो और जल्दी कवर होगा। तो चलिए सबसे पहले तो फ्लूइड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स तो हो गया फ्लूइड। तो फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस जो बह सकता है, तो इसमें सॉलिड नहीं, लिक्विड और गैसेज आते हैं। एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सुमित माइक म्यूट कर लो, सुमित माइक म्यूट कर लो अपना। एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड is that state of matter, fluid is that state of matter which cannot fluid is the state of matter which cannot withstand tangential stress और tangential force। क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो इसके साथ ये बहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एग्जाम्पल है लिक्विड एंड गैसेस। अब इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो वैसे तो वाटर के लिए यूज होता है, तो वाटर एट रेस्ट हाइड्रोस्टैटिक, या किसी भी लिक्विड के लिए वैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक हाइड्रोडायनामिक्स यानी फ्लूइड इन मोशन। तो हाइड्रोडायनामिक्स में आगे हम पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम वगैरह आएगा। और हाइड्रोस्टैटिक्स में लिक्विड के प्रेशर वगैरह के बारे में, पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेंसिटी को जान लेते हैं, उससे रिलेटेड 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डेंसिटी को अगर मैं रो लिखता हूँ तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसे हम लिख सकते हैं रो m/v। ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब और रो ml-3। इसमें अदर यूनिट में अगर आप लेना चाहें तो वो है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर दूसरा हो सकता है ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर। अब इनके कन्वर्जन वगैरह भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा ये भी जानना चाहिए आपको। तो अगर डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दी है,
और आपको ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको डिवाइड कर दो 1000 से। और ग्राम पर सीसी से अगर आपको केजी पर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीज़ें और आपको जो जाननी चाहिए वो ये है कि 1 लीटर 1000 सीसी या सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये 10⁶ सीसी या सेंटीमीटर क्यूब या 1000 लीटर। 1 लीटर 1000 सीसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब या 1000 लीटर। 1000 लीटर तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। अब जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं अगर आपको बताऊं तो पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीसी होती है पानी की। और अगर इसी को केजी पर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यानी कभी भी आपको अगर डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दी है और एसआई में बदलना पड़े तो 1000 गुना कर दो, सिंपल 1000 गुना कर दो अगर ग्राम पर सीसी में दी है तो। ठीक है। इसी तरह से आइस के लिए, बर्फ के लिए ये डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी, तो ये 900 केजी पर मीटर क्यूब। और इसके बाद मरकरी के लिए 13.6 ग्राम पर सीसी, तो 13600 केजी पर मीटर क्यूब। मैंने आपको जैसे बताया कि आप 1000 गुना कर दिया करो। ये 2-3 सब्सटेंस की आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आगे कैलकुलेशन वगैरह में काम आएगा। इसके अलावा और एक दो कन्वर्जन में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कभी कभी डेटा आपको ग्राम पर लीटर, ये मैंने ऊपर लिखा है ना, ग्राम पर लीटर में लिखा है, तो 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है। यहाँ से आप बना सकते हैं 1 लीटर, ये जो लिखा हुआ है ऊपर अगर आप देखें तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आप इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 ग्राम अपॉन 10⁻³ मीटर क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर क्यूब। ये खास एक चीज़ हो गई आपके लिए, इसको ध्यान भी रखना है कि 1 ग्राम पर लीटर, अगर डेटा ग्राम पर लीटर में दिया है, ठीक है, तो वो केजी पर मीटर क्यूब में न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आएगा। कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यानी कि जैसे अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर में दिया है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ग्राम पर लीटर में, वही न्यूमेरिकल वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब में भी होगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे 1 केजी पर डेसीमीटर क्यूब, डीएम का मतलब यहाँ डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर और मीटर में अगर रिलेशन देखें तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो अगर ये आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर आएगा। ये कुछ कन्वर्जन आपको ज़रूर जानने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे इसी में स्ट्रगल करते हैं, वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं होता। इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ अलग से चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि ये मामूली सी चीज़ है, पर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इसी में स्ट्रगल करते हैं। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ना, सब काम का है। 1 लीटर 1000 सीसी, 1 मीटर क्यूब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब या 1000 लीटर। 1 लीटर को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये सब जो भी चीजें बताई हैं तो छोटी छोटी, लेकिन है बहुत काम की। ठीक है, फिर पानी वगैरह आइस और मरकरी की मैंने दे दिया है, ये डेंसिटी एक तो याद कर लो। ठीक है, आगे काम आएंगी। अब पानी के लिए अगर मैं बात करूं तो पानी की जो 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी है डेंसिटी, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये भी मैक्सिमम होती है पानी की डेंसिटी। पानी की डेंसिटी ज़्यादातर लिक्विड के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम होती है, लेकिन पानी के केस में बिहेवियर थोड़ा अलग है। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये मैं पहले लिखा देता हूँ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द liquids decreases, however for water, for water density increases for temperature 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, and then decreases thereafter, इसके बाद फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देती है। इस चीज को आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये पानी की डेंसिटी और इसका जो वेरिएशन है वो इस तरह से। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज्यादा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करें। इसी में एक दो टर्म और मैं बताऊंगा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ये भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि आगे हमें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। पहले आप ये नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट करने में टाइम लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी क्या है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अब इसमें भी मैं बता दूं, कई जगह बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक हैं या कुछ पैकेजेस वगैरह हैं उनमें भी कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी जनरल टर्म है, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक है, और वो पानी की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में है। तो ये अंतर क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, और जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। इसको लेके जैसे मैंने कहा ना, कुछ किताबों में भी गलत दिया, कुछ बच्चों को भी कन्फ्यूजन होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम नहीं होती, पहली बात तो दोनों में थोड़ा फर्क है। रिलेटिव डेंसिटी जनरल टर्म है, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का ये एक केस है जब हम पानी के रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की निकालते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी तो एक सब्सटेंस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस, वो विद रेस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर ही होगा। लेकिन जब ये विद रेस्पेक्ट टू में अदर सब्सटेंस जो हम कह रहे हैं, ये जब वाटर हो जाता है तो उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो इस अंतर को बहुत अच्छे से समझ लो, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि कई जगह किताबों में इसको क्लैरिफाई नहीं किया है, तो बच्चे को लगता है कि दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ
density, it is the ratio of density of one substance. It is the ratio of density of one substance with respect to another substance. It is the ratio of density of one substance with respect to another substance. अब क्योंकि ये रेशियो है इसलिए यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी. It is the ratio of density of one substance it is the ratio of density of one substance with respect to another substance. It is unit less dimension less quantity. ठीक है. It is unit less and dimension less quantity. एक सब्सटेंस की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में. अगर ये किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी पानी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो आप लिख सकते हैं इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर. पानी के रेस्पेक्ट में. इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर और एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस density of one substance upon density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड. जबकि रिलेटिव डेंसिटी में किसी भी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में, जैसे आयरन की डेंसिटी एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में हम निकालें तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो गई. या मान लीजिए आयरन की डेंसिटी मरकरी के टर्म्स में के रेस्पेक्ट में निकालें तो वो भी रिलेटिव डेंसिटी होगी. तो रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, और वो जरूरी नहीं है पानी के रेस्पेक्ट में हो. बट जब ये पानी के रेस्पेक्ट में होती है तो फिर इसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं. और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी क्योंकि दोनों डेंसिटी का ही रेशियो है. तो रिलेटिव डेंसिटी का एक टाइप ही हो गया. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की जो मिलती है वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो कि ग्राम पर सीसी में है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है. क्या मिलती है? न्यूमेरिकल वैल्यू. इसका मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूँ. अभी मैंने जो कहा जैसे कि मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी अभी मैंने ऊपर लिखाई ग्राम पर सीसी में 13.6. तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 13.6 वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी. क्योंकि ऐसे समझो, लिखना मत अभी इसको. जैसे मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 है ग्राम पर सीसी में, और इसको पानी की डेंसिटी 1 ग्राम से ग्राम पर सीसी से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 13.6. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की, क्योंकि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी. तो 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, बस यूनिट हट जाएगी. तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, और ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देती है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जब ग्राम पर सीसी में हो तो. ठीक है. अब आपने कहा कि सर ये ग्राम पर सीसी में क्यों? क्योंकि अगर आपने केजी पर मीटर क्यूब में भी रखा तो मरकरी की केजी पर मीटर क्यूब में 13,600 डिवाइड करोगे 1000 से तो भी आप देखोगे ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तब भी आपको यही मिलेगा. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलती है वो किसी सब्सटेंस की ग्राम पर सीसी में डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. तो कई बार सवालों में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दी हो तो आप अपनी तरफ से उसमें डेंसिटी निकालने के लिए ग्राम पर सीसी ऐड कर लो, मतलब उसकी यूनिट. और फिर अगर आपको ऐसा ही में बदलना है तो 1000 का मल्टीप्लाई और कर दो. ठीक है. तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी
of a substance is the numerical value. Specific gravity of a substance is the numerical value of the density. Specific gravity of a substance is the numerical value of the density of the substance in gram per cc. Specific gravity of a substance is the numerical value of the density of the substance in gram per cc. ठीक है, तो ग्राम पर सीसी में जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो कई बार आपको आगे क्वेश्चन में ऐसा कहीं मिले तो आप बेझिझक इसको डेंसिटी निकालने के लिए ग्राम पर सीसी उसमें यूनिट लगाओ, और अगर एसआई में कन्वर्ट करना है तो 1000 का और मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए डेंसिटी को लेके कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं बताते चलता हूँ। तो जैसे कई बार ऐसा आएगा कि दो लिक्विड को मिक्स कर देगा, तो मिक्सिंग ऑफ टू मिसिबल, यानी जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए। एक इमिसिबल होता है जो मिक्स ना हो, तो मिक्सिंग ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, और अगर उनको हम मिक्स करते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी। अगर हम मिक्स करते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी। इसमें दो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला केस है जिसमें लिक्विड को हमने इक्वल वॉल्यूम में लिया है, टू लिक्विड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू लिक्विड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो अगर मिक्सचर के लिए हम अगर निकालना भी चाहते हैं तो ऐसे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रो मिक्स इक्वल्स टू मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, मास ऑफ द मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। मास ऑफ द मिक्सचर में जैसे दो लिक्विड है, मान लो इनके मास m1 प्लस m2 है, और इनके वॉल्यूम है फिर v1 प्लस v2, यानी कि ये m मिक्स अपॉन वी मिक्स मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम। ये भी जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मैंने ऊपर क्या कंडीशन ली, मैंने कंडीशन ली इक्वल वॉल्यूम है, यानी v1 और v2 बराबर है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा v इंटू रो वन और v इंटू रो टू, ये मास आ गया, और नीचे v प्लस वी, यानी वॉल्यूम बराबर है तो v1 इक्वल्स टू v2 की कंडीशन हमने ली। ऊपर से v कॉमन आ जाएगा, और ये v ये v ये कट जाएगा, तो मिक्सचर की जो डेंसिटी आ गई वो आ गई रो वन प्लस रो टू अपॉन, ठीक है, रो मिक्स आ गया रो वन प्लस रो टू बाई टू। इसके बाद देखिए केस सेकंड, और केस सेकंड में आपके मास सेम लेंगे, टू लिक्विड्स ऑफ इक्वल मास, ठीक है। अगर मास बराबर है तो फॉर्मूला तो खैर यही हम यूज करने जा रहे हैं, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। मास बराबर है इसका मतलब हुआ m1 इक्वल्स टू m2, मान लो वो m है तो ऊपर m प्लस m। अब वॉल्यूम को अगर हम लिखेंगे तो वॉल्यूम v1 आ जाएगा मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, और मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये m कॉमन आके ये तो कट जाएगा, ऊपर बचा 2, और ये 1 अपॉन रो वन 1 अपॉन रो टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 रो वन रो टू रो मिक्स इक्वल्स टू 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, ये आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लें।
इसके बाद आते हैं हम प्रेशर। नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे ही खत्म हो। कुछ रह जाए तो क्लास के बाद भी आप नोट कर सकते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ छूट गया हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं अगर कुछ शो करना हो। ठीक है, अभी ये बेसिक चीजें हैं। अभी हम फ्लूइड के प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डेंसिटी की हमें क्यों जरूरत है। अब देखिए प्रेशर पे आते हैं हम। प्रेशर तो लिक्विड या गैस के प्रेशर की बात हम करेंगे। तो प्रेशर जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, एक ही बात है। तो अब इसकी अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसकी जगह और एक नाम हम यूज करते हैं पास्कल। ये एक ही बात है। और अगर सीजीएस यूनिट में जाएं आप तो यहीं से फिर आप बना सकते हैं डाइन, न्यूटन की जगह और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा कुछ डिफरेंट यूनिट भी हैं, अदर यूनिट भी है। तो वो भी आपको जाननी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आपको जरूरत पड़ जाती है। तो अदर यूनिट में एटीएम, अदर यूनिट में एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार है, ठीक है, टॉर है, ये सब यूनिट है। और इनकी वैल्यू क्या होती है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पीएसआई, ठीक है। तो अब ये कुछ डिफरेंट यूनिट है जो पास्कल से अलग है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अलग है, एटीएम, बार, टॉर। तो एक एटीएम कितना होता है, तो 1 एटीएम होता है 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और काफ़ी आपने फ्रीक्वेंटली यूज भी किया होगा, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आगे हम भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे इस यूनिट के बाद, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी प्रेशर की। इसी तरह से 1 बार, 1 बार आपका 10 टू द पावर 5 पास्कल है। तो आप देख सकते हैं कि एटीएम और बार में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एटीएम और बार में, ठीक है। मनीष यादव अपना माइक म्यूट करो, आवाज़ आ रही है। मनीष यादव, ठीक है। 1 एटीएम 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल और 1 बार है 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। आप चाहें तो इसे 1.013 बार भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 1 एटीएम जो होता है ये मरकरी की लेंथ के टर्म्स में भी इसको हम कई बार लिखते हैं। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर आप इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी बोल सकते हैं। अब ये जो अगर आपने समझ लिया तो टॉर्क को समझने में आसानी होगी। 1 टॉर्क, तो 1 टॉर्क होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, अभी जो ऊपर बताया। तो आप इसको कह सकते हैं 1/760 एटीएम। आप यहाँ से समझो एक एटीएम किसके बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और 1 टॉर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो 1/760 एटीएम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू करीब करीब अगर आप निकालोगे तो 133.3 पास्कल के बराबर आएगी। फिर आते हैं हम पीएसआई। तो सबसे पहले जो पीएसआई ये है क्या चीज़, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच इसका फुल फॉर्म है। पाउंड एफपीएस यूनिट है, एक तरह से ये कह सकते हैं, पुराने टाइम में यही यूनिट चलता था, पाउंड फोर फोर्स पर स्क्वायर
इंच, ठीक है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। तो ये यहीं से PSI जो आया वर्ड, तो P पाउंड फोर्स के लिए और SI का मतलब स्क्वायर इंच, ठीक है। ये जो यूनिट है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है रियल लाइफ में, जब आप कभी टायर में हवा वगैरह डलवाते हैं। मैंने पहले भी हो सकता है आपको शायद क्लास में बताया होगा। तो बाइक के टायर में या कार के टायर में मैं भी कभी जैसे टायर में हवा डलवाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 30 पॉइंट डाल दो, 30 पॉइंट या 35 पॉइंट डाल दो। ये जो पॉइंट होता है ये PSI होता है। अब जो मैकेनिक है या जो हवा भर रहा है उसको PSI नहीं पता होगा, लेकिन पॉइंट वो समझता है। उसके पास वो प्रेशर नापने के लिए डिवाइस जो होता है उसको लगा के देख लेता है, प्रेशर कम है कि ज़्यादा, उसी हिसाब से हवा को वो एडजस्ट करता है। पॉइंट जो बोलते हैं वो असल में PSI होता है और ये वैल्यू 6894.75 पास्कल होता है। और अगर आप इसको ATM से रिलेट करो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, 14.7 PSI। ये वैल्यू लगभग 15 PSI हो गई। कितनी? 15 PSI या 15 पॉइंट कह लो। अब आपने जैसे टायर में, कार के टायर में हवा डलवाई, बाइक के टायर में मान लो 30 पॉइंट हवा डलवाई आपने, पॉइंट ही बोलते हैं उसको, तो वो जो समझ जाता है। अगर उसको PSI बोलोगे तो शायद समझ भी ना पाए, या उसको बोलो 6894 पास्कल डाल दे भाई हवा, तो वो पहले तो तुम्हारा चेहरा देखेगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो थोड़ी समझता है, वो पॉइंट समझता है, तो पॉइंट का मतलब यहाँ PSI है। तो अगर हम 30 पॉइंट डलवाते हैं मतलब 2 ATM का प्रेशर है आपके टायर में, 2 ATM का प्रेशर है, जबकि बाहर हवा का प्रेशर कितना होता है? 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कुछ यूनिट है और इनमें आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, डेटा न्यूमेरिकल वगैरह जो दिया होता है वो SI में ना देके इनमें कहीं दे दे, तो आप उसको बाद में ज़रूरत पड़े तो SI में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये 3 टर्म हम जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वैसे आपको आइडिया है क्या है, गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर, व्हाट एवर यू कॉल इट, ठीक है, गेज प्रेशर भी बोल देते हैं, स्क्रू गेज, स्क्रू गॉज, वैसे गेज बोलते हैं नॉर्मली, लिखते हम गॉज हैं, ठीक है। तो और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है ये हम जानेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमारे अर्थ के यूनिट एरिया पर जो एटमॉस्फेयर फोर्स लगाता है, या मैं कहूँ उसका जो वेट आता है यूनिट एरिया पर, दैट वेट पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ, यानी वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो काफ़ी है, 11-12 किलोमीटर तक, तो काफ़ी डेंस है ये, मतलब एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत कम होने लगती है। एरोप्लेन भी आपने सुने होंगे 8-10 किलोमीटर की हाइट तक मैक्सिमम उड़ पाते हैं, क्योंकि उनको भी एयर प्रेशर कुछ चाहिए उड़ने के लिए। बर्नौली प्रिंसिपल पे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। तो हवा को वो प्रोपेल करते हैं, प्रेशर डिफरेंस हवा में आएगा तब उड़ेंगे। स्पेस में वैक्यूम में एरोप्लेन नहीं उड़ सकता, रॉकेट उड़ सकता है, क्योंकि वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। और एरोप्लेन प्रेशर डिफरेंस नीचे, प्रेशर उसके ऊपर से ज़्यादा होता है, तो नेट प्रेशर डिफरेंस जब वेट के बराबर हो जाता है तो एरोप्लेन उड़ने लगता है हवा में, ठीक है। तो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लास्ट में बर्नौली थ्योरम आएगा, वहाँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी। खैर अभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है ये समझते हैं। तो अब जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है ये पूरा, ठीक है। तो एक हम यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर मान लो एज्यूम कर लें, यहाँ तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है और ये 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो एयर भरी हुई है, इस एयर का वेट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, एक सिलेंडर जैसा हमने एज्यूम कर लिया। तो ये 11-12 किलोमीटर तक की हाइट है, एटमॉस्फेयर यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, तो 11 टू 12 किलोमीटर तक तो ठीक ठाक डेंसिटी हमें मिलती है। लेकिन जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी नो डाउट कम होती जाती है। तो इसका जो वेट आ रहा है यूनिट एरिया पर, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को खींचती है, और ये पीछे मैं आपको ग्रेविटेशन में बता ही चुका हूँ,
अर्थ का अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि एस के वेलोसिटी से कम रहे उसकी मतलब पीछे मैंने एस के वेलोसिटी जब ग्रेविटेशन में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी जब एस के वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती तो वो एस्केप कर जाते हैं। लेकिन अर्थ का अट्रैक्शन या मॉलिक्यूल पे काफ़ी ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाते, एटमॉस्फेयर को बांध के रखती है। तो बांधेगी तो उसका वेट भी आएगा। तो एटमॉस्फेयर का वेट जो यूनिट एरिया पर है, दैट वेट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे कह सकता हूँ, इट इज द वेट ऑफ it is the weight of atmosphere per unit area. It is the weight of atmosphere per unit area of earth, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि 1 atm जो होता है इट इज 1.013 10 to the power 5 या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। इसी में एक और टर्म है गॉज प्रेशर। अभी तो लिख लो गॉज या गेज प्रेशर, आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा तो इसका प्रॉपर मीनिंग आपको तब वहीं समझ में आएगा। अभी केवल आप डेफिनेशन लिख लो, गेज प्रेशर या गॉज वॉट एवर इट इज। तो इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर, बल्कि मैं कहूँ एक्सेस प्रेशर, इट इज द एक्सेस प्रेशर अबव और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द एक्सेस प्रेशर अबव और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कितना ज्यादा या कितना कम है इसके बारे में बताता है, ठीक है। बस अभी डेफिनेशन लिखनी है, आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, एकदम क्लियर। अब एक तीसरा टर्म है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरह से नेट प्रेशर कह सकते हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर। भाई इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, लिखते कुछ है बोलते कुछ है। अब गॉज है गेज है व्हाटएवर, वैसे गेज ही बोलते हैं इसको, स्क्रू गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं कुछ, और इसमें जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ये कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्यूबिकल कंटेनर है। ये क्यूबिकल कंटेनर है और ये यहाँ से ओपन भी है ऊपर से। तो इसमें क्यूबिकल है और इसकी डायमेंशन L/L/L है, मान के चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल ये है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो दे रखी है आपको। ओपन है और बाहर का हवा का जो प्रेशर है दैट इज P0 हवा का। तो फाइन प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर एंड फोर्स एट द बॉटम।
ऑफ द वेसल। और दूसरा क्वेश्चन है नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द net force on one of the vertical wall, net force on one of the vertical wall of the container। ठीक है, कंटेनर की किसी एक दीवार पर, क्यूबिकल है तो सभी दीवारें एक जैसी होंगी, ये जो दीवार है ठीक है, इस दीवार पे मान लीजिए हमें प्रेशर निकालना है, रो लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं इस पे। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले इसके बॉटम पे प्रेशर अगर हम निकालें, देखिए यहाँ का प्रेशर ओपन टू एयर है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, और जैसे ही हम नीचे इसमें जाएंगे तो नीचे जब प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे तो एच रो जी, ठीक है, एच रो जी, प्रेशर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, एच रो जी, मेरे ख्याल से पता ही होगा ये तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें, बॉटम पे जो प्रेशर है तो एक हवा का प्रेशर है, ठीक है, और प्लस नीचे जब जाएंगे तो इसकी जो हाइट है क्यूबिकल कंटेनर तो वो एल हो जाएगी, तो एल रो जी, या एक काम करते हैं क्यूबिकल हटाते हैं, तीनों साइड की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट लेके चलते हैं। ये एल है, ये बी है, और ये एच है, एल बी एच। तो बॉटम पे जब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो दैट प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस ये हाइट क्या हो जाएगी एच, नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है और ऊपर जाने पे कम होता है, तो पी नॉट प्लस ये हो जाएगा एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी। और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स आ जाएगा, ये जो प्रेशर आया पी नॉट प्लस एच रो जी, तो P इंटू एरिया, और ये है P नॉट प्लस एच रो जी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो L इंटू बी। बेस का जो एरिया होगा, बेस का बॉटम पे पूछ रहा है ना, बेस का एरिया B इंटू एल या L इंटू बी, ये आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा क्लियर करूँ, ये जो प्रेशर हमने लिखा है, ये वाला प्रेशर P, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और इस एब्सोल्यूट प्रेशर में ये जो P नॉट है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो गेज प्रेशर है ये एच रो जी है। तो अब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर आया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा आया, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हवा का जो प्रेशर आ रहा होगा वो इस तरह से, वो पी नॉट होगा, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर, और मैं कहूँ लिक्विड का वेट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और सबसे ज़्यादा वेट जो होगा वो कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, बॉटम पे। तो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा और जो फोर्स आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को करने से पहले यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आगे काम आएंगी। पहला तो ये, प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है इसकी वैल्यू एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में सेम होती है, यानी दैट इज इट इज सेम at a point, it is same at a point, it is same at a point in all direction. Pressure is isotropic, that is it is same at a point in all direction, एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम लगता है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है,
तो इस पॉइंट पे प्रेशर इधर जितना होगा उतना ही इस डायरेक्शन में होगा, 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 उतना ही इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। ये नहीं कि एक पॉइंट पे कह रहा हूँ और नीचे आएंगे किसी दूसरे पॉइंट पे तो वहां प्रेशर बदल जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पे फिर सभी डायरेक्शन में सेम लगेगा। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है सेकंड, वो ये है कि अगर कोई नॉन एक्सेलरेटिंग लिक्विड है तो उसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो इन अ नॉन एक्सेलरेटिंग, in a non accelerating liquid, in a non accelerating liquid pressure is same, in a non accelerating liquid pressure is same in a non accelerating liquid pressure is same at a given in a non accelerating liquid pressure is same at a given horizontal level। ये पॉइंट भी आगे काफी काम आने वाला है। ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द वर्टिकल वॉल ऑफ द कंटेनर। ये अच्छा सवाल है और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ये पॉइंट नोट करिए, फिर सेकंड वाले पार्ट पर हम आएंगे। हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, ये जो इसकी वर्टिकल वॉल है कंटेनर की, इस वर्टिकल वॉल पे पहले प्रेशर देखेंगे और उसके बाद फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सामने आएगी। तो ये कंटेनर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट। और मैंने कहा था प्रेशर सभी डायरेक्शन में, इधर ऊपर दाएं बाएं लेफ्ट राइट, है ना, प्रेशर एक पॉइंट पे सेम लगता है। तो अभी क्योंकि मैं इस दीवार को कंसीडर करने जा रहा हूँ, इस दीवार पे प्रेशर पी नॉट लगेगा जो कि हवा का प्रेशर होगा, ओपन टू एयर है। ठीक है। अब नीचे जाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया लिक्विड का वेट बढ़ता जाएगा। तो नीचे आने पर हमने देखा था बॉटम पे जो प्रेशर आया था इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ जो प्रेशर है वो पी, और इस प्रेशर पी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पी की वैल्यू थी पी नॉट प्लस एच रो जी। एच इसकी क्या थी, एच लिक्विड की डेप्थ है। तो जनरल डिस्टेंस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ और आएगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इनको शो करूँ तो ये प्रेशर ऐसे नीचे आने पर बढ़ता जाएगा, और ऊपर से अगर मैं किसी जनरल डेप्थ पे कैलकुलेट करूँ, जैसे मान के चलिए यहाँ से ये जो है वो x है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा लेट मी से पी डैश, तो पी डैश जो आ जाएगा वो पी नॉट प्लस एक्स रो जी आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ जो समझने की है वो ये है कि प्रेशर लीनियरली बदल रहा है। लीनियरली बदलने से मेरा मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं एक्स के साथ, एक्स यहाँ ऊपर से हाइट है और ये पी डैश प्रेशर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें इसकी स्टार्टिंग पी नॉट से होगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पी नॉट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, लीनियर रिलेशन है। मैं इस लीनियर रिलेशन को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा
जिससे आप प्रेशर किसी भी जगह पे प्रेशर या फोर्स आप निकाल पाएंगे। अब देखिए, क्योंकि मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस पूरी दीवार पर प्रेशर हर जगह सेम नहीं है, तो फोर्स भी हर जगह सेम नहीं आएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस दीवार में एक पट्टी काटूंगा ऐसे। ये पट्टी मैंने यहाँ पे काटी और ये ऊपर से x डेप्थ पर है, और इस पट्टी की जो मोटाई है, थिकनेस है, दैट थिकनेस इज dx। और इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आ जाएगा लेंथ इनटू थिकनेस पट्टी का, और उस पे फोर्स भी आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमने जैसे कहा था क्यूबिकल कंटेनर के बजाय मैंने इसको चेंज कर दिया था, जनरल टर्म में हम अगर निकालें तो सबसे पहले एक चीज जो नोटिस कर ली होगी आपने, वो ये है कि प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता, और इसका जो एरिया, लेट मी से डी ए, तो दैट प्रेशर एरिया विल बी, इसकी जो लेंथ थी बेस की एल थी, ये बी था, और हाइट एच थी, तो पट्टी की जो लेंथ हो गई वो बी हो गई, और मोटाई डी एक्स हो गई, तो बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, ये एरिया डी आ गया। और जो फोर्स आ रहा होगा इस पट्टी पर इस प्रेशर की वजह से, वो फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। इस फोर्स को मैं ब्लैक से मैंने शो किया, इसको मैं अगर डी एफ लिख दूं, तो जो डी एफ फोर्स आ रहा होगा वो मैं पी डैश, जो कि प्रेशर मैंने लिखा है, इनटू एरिया डी ए, और ये आ जाएगा आपका पी नॉट प्लस एक्स रो जी, और डी ए की वैल्यू बी डी एक्स। ये आपका डी एफ आ जाएगा। और ऐसे डी एफ पूरी दीवार पे ऐसी पट्टियां होंगी, ऐसी हॉरिजॉन्टल। ये थोड़ा तिरछी दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो क्योंकि 3D फिगर हमने बनाया, उसको 3D लुक दिया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है जो मैंने शो करी है। और इस स्ट्रिप पर किसी भी जगह प्रेशर और फोर्स सेम आएगा इस स्ट्रिप पे। ऐसी बहुत सारी पट्टियां होंगी, उन सभी पर राइट साइड में डी एफ के फोर्स आ रहे होंगे। तो पूरी दीवार पे अगर मुझे फोर्स चाहिए पूरी दीवार पर, तो फोर्स एफ निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल x है, इसलिए x की लिमिट डालेंगे। सो सबसे ऊपर x 0 था, और बॉटम में आएंगे तो h आ जाएगा। तो ये h आ जाएगा, और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब आप देखिए कि पी नॉट बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट h और 0, फिर इसी तरह से ये आ जाएगा b रो g, और x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से h। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी नॉट बी एच, एक्स है h माइनस 0, पी नॉट बी एच, और b रो जी, और एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो ये आ गया आपका पी नॉट बी एच प्लस बी एच स्क्वायर रो जी बाई 2। और इसमें भी अगर आप चाहें तो b इंटू एच दीवार का एरिया है, उसे अगर हम कॉमन ले लें तो ये h रो जी बाई 2 प्लस पी नॉट, और ये बी एच आ गया। ये बी एच क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ वॉल, वर्टिकल वॉल। ये आ गया आपका फोर्स। ठीक है, पूरी दीवार पे फोर्स आया। आप प्रेशर को देख के ये तो बता ही सकते हैं कि फोर्स हर जगह पर अलग था। सबसे ज्यादा फोर्स बॉटम में था, इसलिए दीवार के टूटने के चांसेस भी सबसे ज्यादा कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे, दीवार के बॉटम से। बॉटम से। बॉटम में। अब एक चीज और देखो इसमें, कि आपने कभी शायद डैम देखने कभी मौका ना मिला हो, लेकिन टीवी वगैरह पे आपने देखा होगा। तो डैम जो बनाए जाते हैं पानी वगैरह स्टोर करके, तो उनको इस तरह का क्यों बनाया जाता है? डैम में पीछे पानी भरा होता है, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो ये डैम है, तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो करके जाता है, टरबाइन के ऊपर से गुजरता है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि वाई डैम, बेस ऑफ द डैम इज थिक। आपको बात समझ में आई कुछ? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा, इसलिए डैम के टूटने के चांसेस भी बॉटम से ही सबसे ज्यादा होंगे। बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है, और कई बार आपने देखा होगा फ्लड वगैरह जब आती है, बाढ़ या बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो डैम में बहुत सारा पानी भर जाता है, तो उसे खोल दिया जाता है क्योंकि टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसका जो बेस होता है उसी को मोटा बनाया जाता है, थिक बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, नहीं तो वो टूट सकता है।
तो आपको लॉजिक समझ में आया कि डैम का जो बेस होता है यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा, तो बेस को थिक क्यों रखा जाता है, ये समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये प्रेशर आपको निकालना है, आपको ये प्रेशर अगर आपको निकालना है तो इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो प्रेशर आया ना, ये ये मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये एवरेज प्रेशर है। क्या है? एवरेज प्रेशर है। तो ये सब जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ना, इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। और कैसे करेंगे एवरेज प्रेशर मैं जो कह रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए टॉप पे प्रेशर कितना था, दीवार के बिल्कुल टॉप में कितना था, बोलो यार। P naught. पी तो नॉट। पी नॉट। और बॉटम में कितना था, P naught. बॉटम में, P बॉटम naught. में प्लस पी नॉट, H मतलब हर जगह पी नॉट है। अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा, बोले सर सब जगह पी नॉट है। भैया बॉटम में पूछ रहा हूँ यार, लिखा तो है। P naught plus H. हाँ, पी नॉट प्लस एच रो जी, ये लिखा हुआ है यार, बॉटम का ही तो प्रेशर है ये, पी नॉट प्लस एच रो जी और डिवाइडेड बाई 2। तो ये बॉटम टॉप का हो गया, ये बॉटम का हो गया, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज एवरेज प्रेशर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये यही तो निकल के आएगा, एच Yes, रो sir. जी। तो नेक्स्ट टाइम आप इंटीग्रेट मत करना, अगर कभी ऐसा केस बन जाए तो उसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी, एवरेज प्रेशर निकाल के आपका काम चल जाएगा। पर मेरा काम था दोनों चीजें सिखाना, पहला इंटीग्रेशन वाला भी बता दिया, ये शॉर्ट तरीका भी बता दिया। और पता है ये ट्रिक क्यों काम कर रही है, ये इसलिए काम कर रही है क्योंकि प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है। आप देखिए ये ग्राफ जो है, प्रेशर का वेरिएशन P प्रोपोर्शनल टू X है। तो वैसे भी मैंने कभी बताया होगा आपको कि अगर कोई क्वांटिटी लीनियर वेरी करे तो उसका एवरेज निकाल सकते हैं इस तरह से एवरेज सिंपल, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन देके आज की क्लास को यहीं रोकूंगा, ये आप नोट कर लो पहले। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें सरफेस टेंशन का भी कॉन्सेप्ट है और फ्लूइड के प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट है, अच्छा सवाल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, तो ये नोट कर लो। हाँ भाई नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसमें सरफेस टेंशन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इससे ऊपर वाला तो मैं आपको सरफेस टेंशन में करा चुका हूँ, ये आईआईटी क्वेश्चन है दोनों एडवांस के। एक तरफ छोटा बुलबुला है, दूसरी पूरा फिगर नहीं, 7th वाले में, और एक तरफ बड़ा बुलबुला है। ये वाल्व को ओपन कर देंगे तो हवा 1 नंबर से 2 नंबर जाएगी, उस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। 2008 में जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है ये मैं आपको करा चुका हूँ सरफेस टेंशन में, तो आपको ये नहीं देखना, आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। बढ़िया सवाल है और इसमें सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ ये लिक्विड के प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या क्या रहा है जरा पढ़ लो। एक कंटेनर दिया है जिसका डायमीटर आपको 2r दिया है और उसमें h हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है और डेंसिटी दे रखी है पानी की रो, सरफेस टेंशन T दे रखा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट दिया है। कंसीडर द वर्टिकल सेक्शन ABCD, फिगर में आप देखें तो ABCD का वर्टिकल सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है ये वर्टिकल सेक्शन है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और द फोर्स ऑन वाटर ऑन वन साइड ऑफ दिस सेक्शन बाय द वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
एक तरफ के पानी ने, इस वर्टिकल सेक्शन के एक तरफ का जो पानी है, ये वर्टिकल सेक्शन है, तो इसका एक तरफ का पानी दूसरे तरफ के पानी पे कितना फोर्स लगाएगा। तो लेट मैं ये साइड को नंबर कर देता हूँ 1 और 2। तो एक नंबर का जो साइड है वो 2 नंबर की साइड पे कितना फोर्स लगाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा भैया वो P0 होगा, और यहाँ पे प्रेशर होगा P0 प्लस एच रो जी। तो फोर्स निकालने के लिए एक तो लिक्विड का प्रेशर हमें चाहिए, इसके अलावा मैंने कहा ये एक नंबर का 2 नंबर को धकेल रहा होगा, पुश कर रहा होगा राइट की तरफ, और इसकी वजह से फोर्स आएगा। लेट मी से ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं F1 कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। बोलिए F1 की वैल्यू, बोलो यार, सेम वही तो है केस। तो P0 प्लस एच रो जी बाई 2, ये तो एवरेज प्रेशर आ गया। F1 निकालो, केवल अभी लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर सेक्शन, या जो भी है रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी हाइट h है और ये डायमीटर 2r है, तो इसका जो एरिया आएगा ये वाला कितना आएगा बता सकते हो? 2RH। 2RH। और अगर आपको लगता है कि यही फाइनल है तो ऐसा नहीं है। ये तो अभी लिक्विड का प्रेशर आया, एक नंबर ने 2 नंबर वाले को राइट में पुश किया, लेकिन एक और भी फोर्स है, और वो फोर्स है सरफेस टेंशन का। ये सरफेस टेंशन इसे 2 नंबर के साइड को ऊपर, ध्यान रखना सरफेस टेंशन केवल सरफेस पे होगा। यहाँ पे अगर फिगर देखें ये वाले में, तो एक नंबर का लिक्विड 2 नंबर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, फिल्म जो है अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इसकी वजह से एक फोर्स F2 और आएगा। देखो एक नंबर का जो लिक्विड है वो 2 नंबर को राइट में पुश कर रहा होगा ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हम पीछे निकाल चुके हैं। ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक नंबर का 2 नंबर वाले को F1 का फोर्स लगा के राइट में पुश कर रहा होगा। लेकिन एक जो फोर्स है जो फिल्म का होगा, वो एक नंबर का ही लिक्विड 2 नंबर वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये जो फोर्स आएगा मैं इसे सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 2r कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. और इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होगा, सरफेस टेंशन केवल सरफेस पे आएगा, बाकी F1 पूरा ऊपर से नीचे तक है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, एक ने 2 पर या 2 ने 1 पे लगाया, एक ही बात है, तो F नेट मैं कह सकता हूं F1 और F2 के डायरेक्शन अपोजिट है। F1 और F2 के डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो नेट फोर्स ये आ जाएगा, और अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा 2P0 R इंटू एच प्लस 2 से 2 चला गया, और ये आ गया h स्क्वायर रो जी इंटू आर माइनस टी इंटू। अगर इसमें कुछ कॉमन आ सकता है तो वो कॉमन ले लेंगे, और ये फाइनल आंसर आ गया। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन किस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखें तो मेरे ख्याल से 2 ये इसी फॉर्म में ही दे रखा है F0, तो कौन सा आ जाएगा भाई? मेरे ख्याल से सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख लें, और कहीं अगर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। Yes. किसी का कोई डाउट हो, कुछ हाँ। पूछना हो किसी को भी, इसमें पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। सर आप बताओ। सर रिलेटिव डेंसिटी से जो पहले लिखा था वो एक बार दिखा देना। अच्छा